हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW डायनामाइट शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। क्योंकि गाइस सच में इस वीक के डायनामाइट शो पर बहुत कुछ हो चुका है और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर बहुत सारे सुपरस्टार्स का डेब्यू, बहुत ही बढ़िया मैचेस और बहुत सारे सरप्राइजेस भी देखने को मिले हैं। जो सभी बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत MJF के CM Punk के ऊपर विक्ट्री के सेलिब्रेशन से हुई, जहां पर इस सेलिब्रेशन की शुरुआत में वार्डलो रिंग के अंदर आए थे और यहां पर वार्डलो सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे थे, जहां वार्डलो को प्रॉपर एंट्रेंस भी नहीं मिला। पर इसके बाद यहाँ पर FTR और शॉन स्पियर्स आ गए, जिन्हें एक प्रॉपर एंट्रेंस मिला, जिससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर पिनिकल वार्डलो कितना निगलेक्ट कर रही है। पर इसके बाद हमें MJF के लिए काफी तगड़ा इंट्रोडक्शन देखने को मिला, जिसके बाद MJF ने एक थ्रोन के ऊपर बैठकर अपनी एंट्रेंस की, जो एंट्रेंस एक बहुत ही बड़ी एंट्रेंस थी और MJF ने अपनी एंट्रेंस पूरे मजे लेकर की। और फाइनल रिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पर बात करते हुए MJF ने कहा कि MJF ने बेस्ट इन द वर्ल्ड CM Punk को उनकी होम टाउन शिकागो के अंदर लगातार 2 बार हराया है, इसीलिए MJF बेटर देन बेस्ट इन द वर्ल्ड है। पर MJF अकेले नहीं कर पाते, इसीलिए जिस आदमी ने MJF को CM Punk को हराने के लिए मदद की है, उस आदमी को MJF थैंक यू कहना चाहते हैं। जो बात यहाँ पर MJF ने कही और यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा था कि MJF वार्डलो को थैंक यू करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर MJF ने शॉन स्पियर्स को थैंक यू किया और यहाँ पर MJF का कहना था कि शॉन स्पियर्स ने टाइम रहते हुए MJF को CM Punk के खिलाफ सावधान किया, इसलिए MJF CM Punk को हरा पाए हैं। जो बातें सुनकर वार्डलो यहाँ पर काफी दुखी थे और वार्डलो बैकग्राउंड में ड्रिंक करने लगे थे, लेकिन तभी यहाँ पर CM Punk आ गए और CM Punk को देखकर यहाँ पर MJF काफी शौक थे। लेकिन यहाँ पर आकर बात करते हुए CM Punk ने कहा कि CM Punk चाहते हैं कि CM Punk को MJF के खिलाफ एक रीमैच मिले, जिस पर MJF ने कहा कि MJF ने CM Punk को लगातार 2 बार हराया है और इसीलिए MJF CM Punk को रीमैच नहीं देने वाले। पर CM Punk ने कहा कि अगर CM Punk को रीमैच नहीं मिला तो फिर CM Punk अपने दोस्तों के साथ रिंग के अंदर आने वाले हैं और MJF की पूरी टीम के ऊपर अटैक करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर CM Punk ने कही और इसके बाद यहाँ पर डार्बी एलन और स्टिंग आ गए और आगे बात करते हुए CM Punk ने कहा कि CM Punk चाहते हैं कि CM Punk वार्डलो के ऊपर अटैक करे तो वार्डलो एक समझदार बच्चे की तरह रिंग छोड़कर चले जाए, क्योंकि CM Punk को पता है कि वार्डलो ने MJF की मदद इसलिए की थी क्योंकि MJF ने वार्डलो को उनकी मदद करने के लिए कहा था। इसीलिए CM Punk ने यहाँ पर वार्डलो को एक चांस दिया कि अगर वार्डलो MJF को छोड़कर जाते हैं तो फिर CM Punk वार्डलो के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए MJF ने कहा कि वार्डलो MJF को छोड़कर नहीं जाने वाले, क्योंकि वार्डलो MJF के काफी अच्छे दोस्त थे और MJF ऐसी बातें इसलिए कर रहे थे क्योंकि MJF को लग रहा था कि अगर वार्डलो यहाँ चले जाएंगे तो CM Punk को MJF के ऊपर अटैक करने के लिए क्लियर रास्ता मिलेगा। पर यहाँ पर बात करते हुए FTR ने कहा कि FTR को भी सेलिब्रेशन पसंद नहीं आता, क्योंकि FTR फाइटर्स है और यहाँ पर FTR चाहते हैं कि FTR को CM Punk के खिलाफ एक रीमैच मिले, जिस पर CM Punk FTR के खिलाफ एक रीमैच देने के लिए मान चुके हैं। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए MJF ने कहा कि MJF चाहते हैं कि CM Punk FTR के खिलाफ डार्बी एलन और स्टिंग को छोड़कर अपना एक नया टैग टीम पार्टनर ढूंढकर एक मैच हासिल करे और अगर CM Punk FTR को हरा पाते हैं तो आगे चलकर MJF CM Punk को जहाँ चाहे वहाँ उनका रीमैच देने के लिए तैयार है। जो बात यहाँ पर MJF ने कही, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर CM Punk को डार्बी एलन और स्टिंग को छोड़कर अपना एक टैग टीम पार्टनर ढूंढना था और अगर CM Punk इस वीक एक टैग टीम मैच के अंदर FTR को हरा पाते तो आगे चलकर CM Punk को MJF के खिलाफ कहीं पर भी रीमैच मिलता। जिस सेगमेंट से AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत में काफी बड़ा सस्पेंस खड़ा कर दिया कि इस वीक CM Punk का टैग टीम पार्टनर कौन होगा। पर इसके बाद जब स्टिंग और डार्बी एलन बैकस्टेज गए तब हमने देखा कि यहाँ पर अंद्रादे इलोलो आए थे और यहाँ पर स्टिंग से बातें करते हुए अंद्रादे इलोलो कह रहे थे कि अंद्रादे काफी दिनों से स्टिंग को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अंद्रादे को पता है कि डार्बी एलन स्टिंग के लिए काम करते हैं, लेकिन अंद्रादे चाहते हैं कि डार्बी एलन अंद्रादे के लिए काम करे और इसलिए अंद्रादे डार्बी एलन को स्टिंग से खरीदने के लिए आए हैं। जो बात यहाँ पर अंद्रादे इलोलो ने कही, लेकिन यहाँ पर बात करते हुए स्टिंग ने कहा कि डार्बी एलन ने अंद्रादे को पहले ही बता दिया है कि डार्बी एलन स्टिंग के लिए काम नहीं करते और अगर डार्बी एलन को अंद्रादे के साथ काम करना है तो ये डिसीजन पूरा डार्बी एलन का होने वाला है। जो बात यहाँ पर स्टिंग ने कही, लेकिन यहाँ पर बात करते हुए डार्बी एलन ने कहा कि डार्बी एलन को उनके करियर के अंदर करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट काम है, जैसे कि TNT चैंपियन बनना, इसीलिए डार्बी एलन अंद्रादे के साथ काम नहीं करने वाले। जिस पर अंद्रादे ने कहा कि अंद्रादे को पता है कि आगे चलकर डार्बी एलन अंद्रादे के लिए काम करेंगे, क्योंकि डार्बी एलन TNT चैंपियन बनना चाहते हैं, लेकिन अंद्रादे को पता है कि अंद्रादे के लिए TNT चैंपियन है। जो बात यहाँ पर अंद्रादे ने कही और बातें कहकर अंद्रादे यहाँ चले गए, तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर अंद्रादे और डार्बी एलन के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर वार्डलो हार्डी फैमिली ऑफिस के ब्लेड को फेस करते हुए दिखाई दिए और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं थी और ये मैच हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर एकदम रैंडमली देखने को मिल रहा था। और इस मैच की शुरुआत में ही ब्लेड ने वार्डलो के पीछे से वार्डलो के पैरों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि इस मैच की शुरुआत में ब्लेड इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे। पर जैसे तैसे कर वार्डलो ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया, जो देखकर रिंग साइड पर बैठे हुए शॉन स्पियर्स भी एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर ब्लेड के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए। पर वार्डलो ने शॉन स्पियर्स को रोक दिया और यहाँ पर ब्लेड वार्डलो के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करने का ट्राई कर रहे थे, पर वार्डलो के ऊपर ब्लेड के अटैक का कुछ असर नहीं हो रहा था और यहाँ पर ब्लेड के ऊपर लगातार 4 पावर बम्स लगाकर ब्लेड को पिन कर वार्डलो ने मैच जीत लिया है। पर हमेशा की तरह ही वार्डलो के मैच जीतने के बाद शॉन स्पियर्स ने ब्लेड के ऊपर अटैक कर वार्डलो से स्पॉटलाइट छीन ली, जिसके ऊपर वार्डलो काफी नाराज थे, लेकिन वार्डलो शॉन स्पियर्स के साथ यहाँ चले गए। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर वार्डलो और शॉन स्पियर्स के बीच में क्या क्या होता है।
पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर पेंटा एल्जोरियम के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिस हाइप वीडियो के अंदर बात करते हुए पेंटा ने कहा कि मैलिका ब्लैक ने पेंटा के आंखों के ऊपर ब्लैक में स्वेकर काफी अच्छी चीज की है, क्योंकि पेंटा को भी ट्रूथ पता है और अब पेंटा मैलिका ब्लैक की ग्रेव खोदने वाले हैं। जो बातें पेंटा एल्जोरियम ने इस हाइप वीडियो के अंदर कही, तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर पेंटा एल्जोरियम और मैलिका ब्लैक के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर इनर सर्कल की मीटिंग देखने को मिली, जिस मीटिंग के लिए सरप्राइजिंगली क्रिस जेरिको, सैमी गेवेरा और जेक हेगर आए थे और यहाँ पर सैंटाना और ओटिस नहीं थे। इसीलिए यहाँ पर बात करते हुए क्रिस जेरिको कह रहे थे कि क्रिस जेरिको चाहते हैं कि सैंटाना और ओटिस अभी कभी यहाँ पर आए, और जेरिको कैसे कहते ही सैंटाना और ओटिस यहाँ पर आ गए, जो कि अपने खुद के थीम सॉन्ग के ऊपर आए थे। जो देखकर यहाँ पर बातें करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि अगर सैंटाना और ओटिस को खुद का ही थीम सॉन्ग चाहिए था तो क्रिस जेरिको सैंटाना और ओटिस के साथ उनके थीम सॉन्ग के ऊपर आने के लिए रेडी थे। लेकिन यहाँ पर क्रिस जेरिको जानना चाहते हैं कि लास्ट वीक जब क्रिस जेरिको और सैंटाना और ओटिस एक टैग टीम मैच के अंदर रेसल कर रहे थे, तो सैंटाना और ओटिस ने क्रिस जेरिको को टैग क्यों नहीं किया? क्या ये इसलिए है क्योंकि एडी किंग्स सैंटाना और ओटिस के दिमाग के साथ खेल रहे हैं? जिसके ऊपर बात करते हुए सैंटाना और ओटिस ने कहा कि सैंटाना और ओटिस के माइंड के साथ कोई नहीं खेल रहा, और एडी किंग्स सैंटाना और ओटिस के पुराने दोस्त थे जो कि सैंटाना और ओटिस का भला चाहते हैं। वो जेरिको की तरह नहीं है, जैसे क्रिस जेरिको जब उन्हें जरूरत पड़ती है वैसे ही सैंटाना और ओटिस को बुलाते हैं। पर यहाँ पर सैंटाना और ओटिस क्लियर करने के लिए आए हैं कि सैंटाना और ओटिस को क्रिस जेरिको की जरूरत नहीं है। जो बात यहाँ पर सैंटाना और ओटिस ने कही, लेकिन यहाँ पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि एडब्ल्यू कंपनी अंदर आने के बाद एडी किंग्स ने सैंटाना और ओटिस के लिए क्या किया है, जबकि क्रिस जेरिको ने सैंटाना और ओटिस को अपने साथ लेकर सैंटाना और ओटिस को हर एक पेपर के मेन इवेंट के अंदर, डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर और एम्पे शो के मेन इवेंट के अंदर रखा है। सैंटाना और ओटिस को बड़े बड़े मैचेस दिए हैं, पर फिर भी सैंटाना और ओटिस क्रिस जेरिको के ऊपर टर्न कर रहे हैं। जो बातें कही थी आगे क्रिस जेरिको ने कहा कि क्रिस जेरिको को ऐसा लगता है कि जेरिको ने गलत डिसीजन ले लिया, क्योंकि जब इनर सर्कल बन रही थी तब जेरिको ने सैंटाना और ओटिस को चूज किया, जबकि जेरिको को होमोसाइड और हर्नांडेज को चूज करना चाहिए था। जो जेरिको की बातें सुनकर सैंटाना जेरिको के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन सैमी गेवेरा ने सैंटाना को रोक लिया। और अगर आप सोच रहे हैं कि सैंटाना और ओटिस होमोसाइड और हर्नांडेज के नाम से इतना क्यों गुस्सा हो गए, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि होमोसाइड और हर्नांडेज सैंटाना और ओटिस की फॉर्मर टैग टीम पार्टनर्स थे, जो कि एक ही फैक्शन के हिस्सा थे, और उनके बीच में काफी बड़ी राइवलरी हुई थी, जो राइवलरी अब भी कंटिन्यू चल रही है। इसीलिए उनका नाम सुनकर सैंटाना और ओटिस काफी गुस्सा थे, और यहाँ पर सैमी गेवेरा सैंटाना और ओटिस और क्रिस जेरिको और जेक हेगर को शांत कर रहे थे, पर जेरिको सैमी गेवेरा के ऊपर ही चिल्लाए, जो देखकर सैमी गेवेरा भी काफी नाराज हो गए। और यहाँ पर बात करते हुए सैमी गेवेरा ने कहा कि सैमी गेवेरा इस सब ड्रामा के बीच में नहीं रह सकते, क्योंकि सैमी गेवेरा को एज ए TNT चैंपियन अपने भी काम करने हैं, और सैमी गेवेरा ने ग्रुप पहले भी क्विट किया है। इसीलिए जब तक इस ग्रुप के सभी डिफरेंसेस सेटल नहीं होते तब तक सैमी गेवेरा इस ग्रुप के अंदर नहीं आने वाली। जो बातें कहकर सैमी गेवेरा इनर सर्कल छोड़कर चले गए, जो कि काफी शॉकिंग चीज थी। पर आगे बात करते हुए सैंटाना और ओटिस ने कहा कि जेरिको को लगता है कि सैंटाना और ओटिस एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस नहीं बन सकते, क्योंकि सैंटाना और ओटिस एक बहुत ही बड़ा टैग टीम नहीं है। इसीलिए सैंटाना और ओटिस चाहते हैं कि नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो पर सैंटाना और ओटिस और क्रिस जेरिको और जेक हेगर के बीच में एक टैग टीम मैच हो जाए, जिस टैग टीम मैच के अंदर क्रिस जेरिको को हराकर सैंटाना और ओटिस दिखाना चाहते हैं कि सैंटाना और ओटिस एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनने के काबिल है। जो बात यहाँ पर सैंटाना और ओटिस ने कही, और क्रिस जेरिको ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक इस टैग टीम मैच के अंदर क्या होता है, और क्या हम इस टैग टीम मैच के बाद इनर सर्कल को ऑफिशियल एंड देखने को मिलता है या नहीं। पर इनर सर्कल की सिचुएशन के ऊपर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके बाद हम इस वीक के डायनामाइट शो पर टोनी शिवानी बैकस्टेज में रोपंगी वाइज का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए, और यहाँ पर बात करते हुए रोपंगी वाइज कह रहे थे कि इस वीक के रैम्पेज शो पर रोपंगी वाइज और यंग बक्स इनके बीच में एक बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है, क्योंकि रोपंगी वाइज और यंग बक्स आज तक के एक दूसरे के बहुत ही बड़े राइवल्स है। लेकिन तभी यहाँ पर यंग बक्स आ गए, और यहाँ पर आकर बातें करते यंग बक्स कह रहे थे कि रोपंगी वाइज अब एडब्ल्यू कंपनी अंदर आए हैं, जो कि यंग बक्स की कंपनी है, और यंग बक्स की कंपनी के अंदर यंग बक्स को कोई नहीं हरा सकता। जो बात यहाँ पर यंग बक्स कर ही रहे थे, पर तभी पीछे से एडम कोल ने आकर रोपंगी वाइज के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके बाद यंग बक्स ने भी मिलकर रोपंगी वाइज के ऊपर अटैक कर दिया, और यहाँ पर यंग बक्स अपना अटैक सेलिब्रेट करने वाले थे। पर तभी हमें इस वीक के डायनामाइट शो का पहला सरप्राइज देखने को मिला, क्योंकि गाइज यहाँ पर एडम कोल ने कहा कि एडम कोल ने किसी को बुलाया है, और गाइज यहाँ पर हमें कोई और नहीं बल्कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग से जे व्हाइट आते हुए दिखाई दिए हैं, और यहाँ पर आकर जे व्हाइट ने भी रोपंगी वाइज के ऊपर अटैक किया। तो अब देखना पड़ेगा कि एडब्ल्यू कंपनी अंदर डेब्यू करने के बाद आगे चलकर जे व्हाइट, यंग बक्स और एडम कोल के बीच में क्या क्या होता है। लेकिन गाइज मैं ये देखकर काफी सरप्राइज हूँ और काफी खुश हूँ, क्योंकि जे व्हाइट एक बहुत ही बड़ा रेसलर है, और मैं काफी दिनों से जे व्हाइट को एडब्ल्यू कंपनी अंदर देखना चाहता था, और फाइनली जे व्हाइट एडब्ल्यू कंपनी अंदर आ चुके हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। जिसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर फेस ऑफ द रेवोल्यूशन लैडर मैच का क्वालिफायर मैच देखने को मिला, जहां पर हमें प्राइवेट पार्टी के आइजिया कैसिडी एक सरप्राइज अपोनेंट को फेस करते हुए दिखाई दिए, और गाइज सरप्राइज अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि कीथ ली थे, और कीथ ली ने इस मैच के अंदर एडब्ल्यू कंपनी अपना डेब्यू कर लिया है, जो डेब्यू देखकर काफी सारे फैन शॉक थे। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो ये मैच शुरू होते ही कीथ ली ने आइजिया कैसिडी ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर आइजिया कैसिडी कमबैक करने का ट्राई कर रहे थे, पर कीथ ली के सामने आइजिया कैसिडी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, और कीथ ली का आइजिया कैसिडी ऊपर इतना तगड़ा अटैक देखकर मैट हार्डी भी शर्म के मारे ये मैच रिंग साइड से छोड़कर चले गए। पर प्राइवेट पार्टी ने इस मैच के अंदर चीटिंग कर अपना कमबैक करने की कोशिश की, पर प्राइवेट पार्टी की वो कोशिश भी फेल हो गई, और यहाँ पर कीथ ली ने आइजिया कैसिडी के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर आइजिया कैसिडी को पिन कर ये मैच जीत लिया है, जो मैच कीथ ली के लिए काफी आसान मैच था। पर गाइस कीथ ली के मैच जीते ही मार्क क्वीन ने कीथ ली के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर प्राइवेट पार्टी मिलकर कीथ ली के ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन कीथ ली ने प्राइवेट पार्टी को कैच कर लिया, और कीथ ली ने अकेले ही प्राइवेट पार्टी के दोनों ही मेंबर्स के ऊपर अटैक कर दिया,
जिससे कि किथली ने एडब्ल्यू कंपनी अंदर अपना डेब्यू कर एक काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मैं किथली को एडब्ल्यू कंपनी अंदर देखकर काफी खुश हूँ। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर डॉक्टर ब्रिट बेकर और थंडर रोजा का एक सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कहा कि हाँ, डॉक्टर ब्रिट बेकर ने मर्सिडीज मार्टिनेज को एडब्ल्यू कंपनी अंदर बुलाया है, क्योंकि डॉक्टर ब्रिट बेकर चाहती है कि मर्सिडीज मार्टिनेज थंडर रोजा के ऊपर फुल स्टॉप लगाए। इसलिए डॉक्टर ब्रिट बेकर चाहती है कि नेक्स्ट वीक मर्सिडीज मार्टिनेज और थंडर रोजा के बीच में एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच हो जाए, जिसका जवाब देते हुए थंडर रोजा ने कहा कि थंडर रोजा के पास हारने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए सब कुछ है, और नेक्स्ट वीक मर्सिडीज मार्टिनेज को हराकर थंडर रोजा वो चीजें पाने के लिए निकलने वाली है जो चीजें थंडर रोजा डिजर्व करती है, जो बात यहाँ पर थंडर रोजा ने कही। पर इसके बाद हमें सैमी गेवेरा का क्यू कार्ड सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बात करते हुए सैमी गेवेरा ने कहा कि सैमी गेवेरा को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इनर सर्कल साथ या नहीं, पर जो कोई सुपरस्टार फेस ऑफ द रेवोल्यूशन लैडर मैच जीतेगा उसके खिलाफ सैमी गेवेरा अपनी टीएनटी चैंपियनशिप सक्सेसफुली डिफेंड करने वाले हैं, जो बात यहाँ पर सैमी गेवेरा ने कही। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर एफटीआर और सीएम पंक के बीच में एक टैग टीम मैच देखने को मिला, जिस टैग टीम मैच के लिए सीएम पंक का टैग टीम पार्टनर कोई और नहीं बल्कि जॉन मॉक्सली थे, जो देखकर मैं भी काफी सरप्राइज था, क्योंकि गाइस हमने आज से पहले कभी सीएम पंक और जॉन मॉक्सली इन दोनों को एक टैग टीम मैच के अंदर नहीं देखा। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच की शुरुआत में सीएम पंक काफी गुस्सा थे और सीएम पंक गुस्से का फायदा उठाकर एफटीआर इस मैच के अंदर चालाकी से सीएम पंक के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रही थी। पर जैसे ही जॉन मॉक्सली को इस मैच के अंदर टैग मिला, वैसे ही इस मैच के अंदर आकर जॉन मॉक्सली ने काफी ब्रूटल अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर जॉन मॉक्सली और सीएम पंक ये दोनों ही मिलकर एफटीआर के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिस अटैक के दौरान एक टाइम के लिए एफटीआर क्राउड के अंदर भी गई। पर ही पर एफटीआर ने जॉन मॉक्सली ऊपर टेबल के थ्रू एक बहुत ही बड़ा पावर बम लगा दिया, जहां पर ऐसा लग रहा था कि जॉन मॉक्सली काउंटडाउन के सारे मैच हार सकते हैं। लेकिन सीएम पंक इस तरीके से जॉन मॉक्सली को रिंग के अंदर ले गए, जहां पर एफटीआर जॉन मॉक्सली ऊपर एक बहुत ही बड़ा टैग टीम फिनिश लगाने के लिए गई, पर सीएम पंक ने रिवर्स कर दिया और सीएम पंक और जॉन मॉक्सली ने मिलकर पहली बार एफटीआर के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया टैग टीम लगाया, जो देखकर सभी फैंस काफी खुश थे। पर फिर भी एफटीआर ने किक आउट कर दिया, जो देखकर कैश विदर ने टाइम कीपर्स की बेल लेकर रिंग के नीचे जॉन मॉक्सली ऊपर अटैक किया, और जैसे ही सीएम पंक एप्रन के पास आ गए, वैसे ही कैश विदर ने बेल से सीएम पंक के ऊपर अटैक कर दिया, और डैक्स आउट ने सीएम पंक के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि ब्रेन बस्टर लगाकर सीएम पंक को पिन कर दिया। और ऐसा लग रहा था कि सीएम पंक ये मैच हार चुके हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली सीएम पंक ने किक आउट कर दिया, जो देखकर एफटीआर काफी फ्रस्ट्रेट थी, और यहाँ पर एफटीआर सीएम पंक के ऊपर एक टैग टीम लगाने के लिए गई, लेकिन सीएम पंक ने रिवर्स कर दिया और सीएम पंक डैक्स आउट के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि जीटीएस लगाने के लिए गए, पर एफटीआर ने रिवर्स कर सीएम पंक के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि बिग रीग लगा दिया। और इस बार ऐसा लग रहा था कि सीएम पंक ये मैच हार चुके हैं और सीएम पंक एमजेएफ के खिलाफ कोई रीमैच नहीं मिलेगा, पर जॉन मॉक्सली ने पिन तोड़ दी, जिससे कि मैच कंटिन्यू चला। और एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली और सीएम पंक दोनों ही साथ मिलकर एफटीआर के ऊपर अटैक कर रहे थे, जहां पर सीएम पंक एफटीआर के ऊपर जीटीएस और जॉन मॉक्सली पैराडाइम शिफ्ट लगाने के लिए गए, लेकिन एफटीआर ने रिवर्स कर दिया और सीएम पंक को जॉन मॉक्सली ऊपर ढकेल दिया, जिससे जॉन मॉक्सली बाहर हो गई, और एफटीआर यहाँ पर सीएम पंक के ऊपर अपना टेक्निक फिनिश लगाने के लिए गई, पर जॉन मॉक्सली ने एफटीआर को रोक लिया और डैक्स आउट के ऊपर एक चोकहोल्ड लगा दिया, और सीएम पंक ने कैश विदर के ऊपर एनाकोंडा वाइस लगा दिया, जिससे कि इस मैच के अंदर दोनों सुपरस्टार्स ने डबल सबमिशन मूव लगाया था, जो भी इस मैच की एक बहुत ही बड़ा मोमेंट थी। और ये देखकर टेली ब्लैंचेट रिंग के अंदर आ गए, और यहाँ पर टेली ब्लैंचेट सीएम पंक के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, पर ये देखकर सीएम पंक ने टेली ब्लैंचेट के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि जीटीएस लगा दिया, और इसका फायदा उठाकर कैश विदर सीएम पंक के ऊपर एक रोल अप पिन करने के लिए गए, पर सीएम पंक ने किक आउट कर कैश विदर के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि जीटीएस लगा दिया, और यहीं पर जॉन मॉक्सली ने डैक्स आउट के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि पैराडाइम शिफ्ट लगा दिया, और यहाँ पर कैश विदर को पिन कर सीएम पंक ने मैच जीत लिया है। यानी कि आगे चलकर सीएम पंक को किसी भी टाइम के ऊपर एमजेएफ के खिलाफ एक रीमैच मिलेगा, जिस चीज से मैं तो काफी खुश हूँ। और गाइस मुझे भी मैच बहुत पसंद आया है, और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस मैच के ऊपर क्या कहना है। पर मैं सीएम पंक और एमजेएफ के बीच में एक रीमैच देखने के लिए वेट नहीं कर सकता, पर रिजल्ट देखकर एमजेएफ बैकस्टेज में काफी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर जेड कारगिल अपनी टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप एक लोकल टैलेंट के अगेंस्ट डिफेंड करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस सरप्राइजिंगली मैच जेड कारगिल हर एक मैच की तरह एक स्क्वॉश मैच नहीं था, क्योंकि इस मैच के अंदर भी लोकल टैलेंट भी काफी डोमिनेट करता हुआ दिखाई दिया है, और लोकल टैलेंट ने इस मैच के अंदर जेड कारगिल के ऊपर बहुत ही बड़े मूव्स लगाए हैं। पर जेड कारगिल के ऊपर लोकल टैलेंट के मूव्स का कुछ असर नहीं हो रहा था, क्योंकि एक टाइम के लिए लोकल टैलेंट ने जेड कारगिल के ऊपर अपना फिनिशर शूटिंग स्टार प्रेस भी लगा दिया, और देखने में ऐसा लग रहा था कि लोकल टैलेंट मैच जीतने ही वाली है। पर जेड कारगिल यहाँ पर किक आउट कर पाई, और जेड कारगिल ने लोकल टैलेंट के ऊपर अपना फिनिशर जेड लगा दिया, और यहाँ पर लोकल टैलेंट को पिन कर जेड कारगिल ने मैच जीत लिया है। जो मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर एक ठीक ठाक मैच था, पर इस मैच के अंदर अपनी जीत के साथ जेड कारगिल ने आज तक एडब्ल्यू कंपनी अंदर लगातार अपने 27 मैचेस जीते हैं, तो देखना पड़ेगा कि जेड कारगिल की विनिंग स्ट्रीक कितनी होती है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर यंग बक्स और एडम कूल का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए यंग बक्स कह रहे थे कि यंग बक्स इस वीक के रैंपेज शो पर रॉपंग की वाइस को काफी बुरी तरह से हराने वाले हैं। पर यहाँ पर यंग बक्स का कहना था कि अगर एडम कूल ऐसी की सुपरस्टार को एडब्ल्यू कंपनी अंदर बुलाने वाले हैं, तो एडम कूल पहले यंग बक्स को बता दिया करे, क्योंकि जे वाइट और केनी ओमेगा एक टाइम के लिए एक दूसरे खून के पैसे थे। पर यहाँ पर बात करते एडम कूल ने कहा कि केनी ओमेगा अब एडब्ल्यू कंपनी अंदर नहीं है, पर जैसे ही केनी ओमेगा वापस आएंगे, वैसे ही एडम कूल केनी ओमेगा और जे वाइट इन दोनों को भी संभाल लेंगे, क्योंकि सबसे पहले ये दोनों बुलेट क्लब के मेंबर्स हैं। पर एडम कूल को इस वीक अपना खुद का बिजनेस सेटल करना है, जो बातें कहकर एडम कूल यहाँ से चले गए। पर यहाँ पर यंग बक्स इस चीज से नाराज थे कि एडब्ल्यू कंपनी यंग बक्स की कंपनी है, पर यंग बक्स को भी पता नहीं है कि उनकी कंपनी के अंदर कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर सेरेना डेप एक मैच रिहर्सल करने के लिए आती हुई दिखाई दी, और अपने एंट्रेंस के दौरान बात करते हुए सेरेना डेप ने कहा कि सेरेना डेप रेसलिंग की प्रोफेसर है और सेरेना डेप को कोई भी नहीं हरा सकता,
इसीलिए सेरेना डेप खुद के ऊपर प्रेशर देना चाहती है और सेरेना डेप देखना चाहती है कि सेरेना डेप के अपोनेंट सेरेना डेप को 5 मिनट के अंदर हरा सकते हैं या नहीं। जो बातें कहकर सेरेना डेप मैच रसर करने के लिए आ गई और इस मैच के लिए सिर्फ 5 मिनट का टाइम था। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच शुरू होते ही सेरेना डेप ने अपने अपोनेंट के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक कर दिया और सेरेना डेप ने क्विकली अपने अपोनेंट के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगा दिया और यहाँ पर 1 मिनट के अंदर सेरेना डेप ने मैच जीत लिया है। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर एडब्ल्यू कंपनी अंदर सेरेना डेप के लिए क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर जुरासिक एक्सप्रेस और गन क्लब का एक बैक सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए जुरासिक एक्सप्रेस ने कहा कि गन क्लब एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच रिजर्व नहीं करता, पर फिर भी गन क्लब को मैच मिल रहा है, जो कि गन क्लब की एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए फर्स्ट और लास्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। जो बात यहाँ पर जुरासिक एक्सप्रेस ने कही, पर यहाँ पर बात करते हुए गन क्लब ने कहा कि गन क्लब अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनने वाले हैं। जो बातें कहकर गन क्लब यहाँ चले गया, जिसके बाद फाइनली टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर हमें एडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हैंगमैन एडम पेज अपनी एडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर लांस आर्चर के खिलाफ एक टेक्सास डेथ मैच के अंदर डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस इस मैच के लिए एंट्रेंस से पहले ही बैकस्टेज में हैंगमैन एडम पेज और लांस आर्चर इन दोनों ने एक दूसरे ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और लांस आर्चर के ऊपर अटैक करते करते लांस आर्चर को रैंप के ऊपर ले आकर हैंगमैन पेज ने लांस आर्चर को एक कांच के ग्लास के थ्रू फेंक दिया, जिसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और इसके बाद हैंगमैन पेज लांस आर्चर को रिंग के अंदर ले आने लगे, जहां पर हम देख पा रहे थे कि कांच के थ्रू जाने की वजह से लांस आर्चर के सिर से खून निकल रहा था, पर लांस आर्चर को रिंग के अंदर ले जाकर हैंगमैन एडम पेज ने लांस आर्चर के ऊपर अपना फिनिशर यानी बकशॉट लैरिएट लगा दिया, जिससे कि लांस आर्चर रिंग के बाहर चले गए। पर रेफरी के 10 काउंट करने से पहले लांस आर्चर खड़े हो गए और जैसे हैंगमैन पेज रिंग के बाहर आ गए, वैसे ही लांस आर्चर ने ट्रैश कैन से हैंगमैन पेज के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर लांस आर्चर और हैंगमैन पेज क्राउड के अंदर जाकर रेसल कर रहे थे और इसी चीज का फायदा उठाकर डैन लैम्बर्ट ने टॉप रोप खोल दी, जिससे कि हैंगमैन पेज इस मैच के अंदर अपना फिनिशर यानी बकशॉट लैरिएट ना लगा पाए। और जैसे हैंगमैन पेज लांस आर्चर को दोबारा से रिंग के अंदर ले आए, वैसे हैंगमैन पेज ने देखा कि टॉप रोप खुली हुई है, जिसका मतलब कि हैंगमैन पेज लांस आर्चर के ऊपर अपना फिनिशर बकशॉट लैरिएट नहीं लगा पाएंगे। और इसी चीज का फायदा उठाकर लांस आर्चर ने हैंगमैन पेज के ऊपर अटैक कर दिया और टर्नबकल के स्टील का इस्तेमाल कर हैंगमैन पेज के सिर के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके हैंगमैन पेज के आंख के ऊपर से खून निकल रहा था। और इतने में लांस आर्चर रिंग साइड के ऊपर 2 टेबल सेट कर दिए और लांस आर्चर हैंगमैन पेज को टेबल के थ्रू फेंकने वाले थे, पर हैंगमैन पेज ने लांस आर्चर की मूव रिवर्स कर दिए और आगे हैंगमैन पेज लांस आर्चर के ऊपर अटैक करने ही वाले थे, पर जैक द स्नेक रॉबर्ट ने हैंगमैन पेज को ऊपर अटैक कर दिया, जो देखकर लांस आर्चर काफी नाराज थे, क्योंकि लांस आर्चर नहीं चाहते थे कि जैक द स्नेक रॉबर्ट इस मैच में इन्वॉल्व हो। पर इसके बाद हैंगमैन पेज ने कैंडो स्टिक से लांस आर्चर के ऊपर काफी ब्रूटल अटैक करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन लांस आर्चर ने कैंडो स्टिक लेकर तोड़ दी और हैंगमैन पेज के ऊपर ट्रैशिंग के थ्रू एक बहुत ही बड़ा चोकस्लिम लगा दिया, जिसके बाद एक फोर्क लेकर लांस आर्चर ने हैंगमैन पेज के आंख के ऊपर अटैक किया और एक टाइम के लिए लांस आर्चर ने हैंगमैन पेज के ऊपर स्टील स्टेप्स के थ्रू अपना फिनिशर यानी कि ब्लैकआउट भी लगा दिया, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि हैंगमैन पेज यहाँ पर खड़े नहीं हो पाएंगे। पर फिर एक बार यहाँ पर हैंगमैन पेज रेफरी 10 काउंट करने तक खड़े हो गए, जो देखकर लांस आर्चर एक बार बार स्टील चेयर रिंग के अंदर ले आए और यहाँ पर लांस आर्चर हैंगमैन पेज के ऊपर उस स्टील चेयर के थ्रू एक पावर मूव लगाने के लिए जाने ही वाले थे, लेकिन हैंगमैन पेज ने उस स्टील चेयर की बार बार निकाल ली और हैंगमैन पेज ने लांस आर्चर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिस अटैक से लांस आर्चर थोड़ा बार पीछे हट गए और हैंगमैन पेज ने अपने हाथ से बार बार निकालकर फेंक दी। और जब रेफरी को बार बार उठाने के लिए गया, तब हैंगमैन पेज ने रेफरी की पीठ के ऊपर से लांस आर्चर के ऊपर अपना फिनिशर यानी बकशॉट लैरिएट लगा दिया, जो कि इस मैच की एक बहुत ही बढ़िया मोमेंट थी कि हैंगमैन पेज ने किस तरीके से फाइनली लांस आर्चर के ऊपर अपना फिनिशर बकशॉट लैरिएट लगा दिया और ये दोनों ही सुपरस्टार्स टेबल के थ्रू गए, जिसके बाद हैंगमैन पेज तो खड़े हो गए, पर रेफरी के 10 काउंट करने तक लांस आर्चर खड़ी नहीं हो पाए, इसलिए काउंट आउट के सारे एडम पेज मैच जीत चुके हैं और एडम पेज स्टिल है एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। पर हैंगमैन पेज के मैच जीतते यहाँ पर एडम कोल आ गए और हमने सुना था कि एडम कोल इस वीक के डायनामाइट शो पर कुछ करने वाले हैं और इसलिए एडम कोल यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आकर एडम कोल ने एडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ले ली और देखने में ऐसा लग रहा था कि एडम कोल हैंगमैन पेज के ऊपर अटैक करने वाले हैं, पर एडम कोल ने एडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एडम पेज को दे दी, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर एडम कोल चाहते हैं कि एडम कोल को एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच मिले, जो अगली राइवलरी हैंगमैन पेज के लिए मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया राइवलरी हो सकती है। पर ये मैच भी मुझे इस वीक के डायनामाइट शो पर एक बहुत ही बढ़िया मैच लगा, जिस मैच के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। पर ऐसे ही इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिस चला गया, जो शो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया है और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?